नाउ वी विल स्टडी सम ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कौन कौन से हैं और किस किस वजह से हैं, उनकी हम जो कॉजेज़ हैं वो पढ़ते हैं। थ्रू आउट द 21st सेंचुरी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी सच एज चाइना, इंडिया, ब्राज़ील हैव बीन ग्रोइंग एंड कम्पीटिंग विद द डेवलप्ड वर्ल्ड। अब क्या है कि डेवलप वर्ल्ड से इंडिया, चाइना और ब्राज़ील जो हैं वो कम्पीट कर रहे हैं। तो अब जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो किस 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 तरह से हैं, ठीक है। इसमें आप प्रोटेक्शनिज्म और सब्सिडीज़ एंड लास्ट में आप अनफेयर प्राइसेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टैरिफ को, ठीक। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ जो मतलब बाहर से जो चीज़ें आती हैं उस पर जो हम टैक्स लगाते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो टैक्स लेवी करती है, दिस इज़ टैरिफ। The first problem is the high level of tariffs levied by the rich countries such as United States, European Union and Japan against the products from the poor country। सबसे पहला क्राइसिस ये है, ठीक है। ये भी एक इकोनॉमिक आस्पेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। एक तरह का ये कॉन्फ्लिक्ट है डेवलप कंट्रीज़ के दरमियान में और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान में। ये क्या करते हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ इम्पोज कर देते हैं। इसमें यूएस की हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम बोथ फ्रांस, बांग्लादेश, बट द टर्म्स ऑफ ट्रेड आर कम्प्लीटली डिफरेंट। अब देखें, जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो गुड्स और सर्विसेज ख़रीदता है ना, फ्रांस से भी ख़रीदता है, बांग्लादेश से भी ख़रीदता है, लेकिन जो इनकी टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो डिफरेंट है। कैसे? अमेरिकन्स इम्पोर्ट रिलेटिवली एक्सपेंसिव आइटम्स फ्रॉम फ्रांस and such as wise fashion, sports cars, etc. And French pay almost nothing in tariff। US जो इंपोर्ट करता है फ्रांस से एक्सपेंसिव चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, ठीक, जिसमें स्पोर्ट्स कार्स वगैरह, वायर्स वगैरह, फैशंस वगैरह आ जाते हैं, लेकिन टैरिफ इन पर कुछ भी नहीं लगाता, ठीक। जबकि यूएस जो इनएक्सपेंसिव आइटम्स बांग्लादेश से इंपोर्ट करता है जिसमें कॉटन क्लॉथिंग वगैरह है, ये एक तो होते इनएक्सपेंसिव हैं लेकिन इनके ऊपर जो यूएस है वो टैरिफ बहुत ज़्यादा इम्पोज कर देते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल 12.3% टैरिफ वो बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स के ऊपर इम्पोज कर रहा है। दिस फेवरेटिज्म इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट फ्रेंच कुड रिटेलिएट इफेक्टिवली if US put high tariffs on French products। The Bengali people lack this retaliatory clout। Retaliation कहते हैं मतलब जवाबी कार्रवाई करने को। अब ये फेवरेटिज्म इस वजह से है कि अगर यूएस फ्रेंच की प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाए तो फ्रेंच इजीली इसे रिटेलिएट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स फ्रांस की हैं वो कहीं और मिलती नहीं हैं, और अगर वो यूएस की प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ लगा दे तो फिर यूएस को इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। जबकि जो बांग्लादेश है उसकी जो इनएक्सपेंसिव आइटम्स हैं जस्ट लाइक कॉटन वगैरह, तो वो उसे थर्ड वर्ल्ड से कहीं से भी मिल सकती है, ठीक। मतलब बांग्लादेश उसे रिटेलिएट नहीं कर सकता। अगर बांग्लादेश यूएस की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर टैरिफ लगा भी देता है तो यूएस को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यूएस उससे अपनी जो ट्रेड है वो क्विट भी कर सकता है, ठीक। जबकि फ्रांस से यूएस अपनी ट्रेड क्विट नहीं कर सकता। तो ये जो पॉलिसी है टैरिफ लगाने की, हाई टैरिफ इम्पोज करने की, इसे प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है, ठीक। आज मैंने आपको एमसीक्यूज़ टेस्ट में भी दिया हुआ था प्रोटेक्शनिज्म, और आप सब ने मैक्सिमम ने गलत किया है कि प्रोटेक्शनिज्म की वो पॉलिसी होती है जब हाई टैरिफ इम्पोज कर दिया जाता है, जो बाहर की ट्रेड है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक। हाई टैरिफ इम्पोज करने का मतलब ये कि जब अब एक तो बाहर से चीज़ आती है, ऊपर से आप उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दें तो लोग उसे ख़रीदते ही नहीं हैं, तो इसलिए आपकी ट्रेड जो है वहाँ पर रुक जाती है। ये प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी से फ़ायदा इसका मुल्क को, टैरिफ लगाने वाले को ये होता है कि उसकी फिर लोकल इंडस्ट्री ज़्यादा चल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे मुल्क के अंदर कहीं से फ्रांस से, यूएस से कोई भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगा देते हैं तो ज़ाहिर है वो चीज़ें लोग यहाँ नहीं ख़रीद सकते, ठीक। मोबाइल्स वगैरह या कुछ भी वो चीज़ें लोग यहाँ पर नहीं ख़रीद सकेंगे, तो क्या होगा कि यूएस की चीज़ें यहाँ पर आना बंद हो जाएंगी, ट्रेड रिस्ट्रिक्ट हो गई ना। और हमारी जो यूएस को तो इसका नुकसान है, ये प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी। इस प्रोटेक्शनिज्म में हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है, अगर हमारे मुल्क के अंदर मोबाइल्स वगैरह बंद रहे तो वो सेल होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी प्राइस कम होगी उन प्राइसेस से जो कि बाहर की चीज़ें आ रही हैं। तो ये प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज़ हैं, ये अक्सर कंट्रीज़ अडॉप्ट करते हैं
ताकि जो बाहर की ट्रेड है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए और हमारे अपने मुल्क की चीज़ें जो है वो बिकनी शुरू हो जाए। तो अब इस तरह का जो प्रोटेक्शनिज़म है ये क्या करता है कि चीज़ों को इन्फ्लेट कर देता है। इन्फ्लेट करने का मतलब है कि उनकी जो प्राइसेस है वो बहुत बढ़ा देता है कि दैट पुअर पीपल बाय सच इज़ क्लॉथिंग एंड होल्ड्स डाउन द प्राइसेस। अब जो गरीब लोगों की चीज़ें ख़रीदने की चीज़ें हैं जिसमें क्लॉथिंग वगैरह आ जाता है उसकी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। और जो रिच लोगों की चीज़ें हैं जो कि फ्रांस से आ रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्स वगैरह हैं, फैशंस वगैरह हैं, ठीक है, या इटालियन स्पोर्ट्स कार है। अब जो डेवलप कंट्री से हाई टेक्नोलॉजी आ रही है या कार्स वगैरह या ज़्यादा महंगी चीज़ें आ रही हैं उनकी प्राइसेस तो बराबर हैं, ठीक, वो जितनी की वहाँ से आ रही हैं इतनी ही वहाँ पे सेल हो रही है। लेकिन जो गरीब लोगों की चीज़ें ख़रीदने की चीज़ें जो बांग्लादेश से कॉटन वगैरह आ रही है तो गरीब लोगों के लिए ये इन्फ्लेशन बढ़ा कर देते हैं, ठीक है, उनके लिए कीमतें ज़्यादा कर देते हैं। तो ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का एक एस्पेक्ट है। उसके बाद सेकंड है सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ क्या होती हैं कि पहले आप ये देख लें कि सब्सिडीज़ होती क्या है। इट इज़ द प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम इज़ सब्सिडीज़, ठीक, यूज्ड बाय द डेवलप्ड सोसाइटीज़ सच एज़ यूएस, जापान, यूरोपियन यूनियन। ये डेवलप्ड सोसाइटीज़ में यूज़ की जाती है ज़्यादातर। और सब्सिडीज़ होती क्या है, दीज आर द पेमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टिपिकली अ फार्मर। कि ये वो पेमेंट्स होती हैं जो गवर्नमेंट अपने प्रोड्यूसर्स को देती है, ठीक है। टिपिकली ज़्यादातर जो फार्मर्स को सब्सिडीज़ दी जाती हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, और देने का मकसद यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस उनकी साथ साथ होती रहे, वो किसी वजह से ये ग्रो करना छोड़ ना दें, ठीक। तो उनको साथ साथ जो गवर्नमेंट है फार्मर्स को सब्सिडीज़ देती रहती है। पर्पज़ इज़ टू स्टेबलाइज प्राइसेस, प्राइसेस को स्टेबलाइज करना एंड इंश्योर द कंटिन्यूड प्रोडक्शन ऑफ सम क्रिटिकल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और फूड प्रोडक्ट्स। और ये इनेबल करना कि जो डेली यूज़ की हमारी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो जो उनकी प्रोडक्शन रुके ना, ठीक है, वो चलती रहे। फार्मर्स को सब्सिडीज़ मिलती रहती हैं और वो प्रोड्यूस करते रहते हैं। अच्छा, मोर ऑथेंटिक पर्पज़ का ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट इसलिए देती है उन गरीब लोगों को सब्सिडीज़ ताकि वो आने वाले वक्तों में भी उन्हें वोट दें, ठीक है, अपनी वोटिंग के लिए भी करते हैं। लेकिन इसका सही जो मकसद होता है वो यही होता है कि इनेबल करना कि प्रोडक्शन जो है वो रुके ना और ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन हो और स्टेबल प्राइसेस उनकी मेंटेन हो सके। तो अब जापान, अब यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान ऑल सब्सिडाइज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैवीली। अब ये सब अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सब्सिडाइज़ करते हैं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जैसे अमेरिका अपनी जो शुगर प्रोड्यूसर्स हैं उनको हैवीली सब्सिडाइज़ करता है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करता है। यूएस तकरीबन $4 बिलियन ईयरली अपनी कॉटन को सब्सिडाइज़ करने में लगाता है। एंड और ये जो सम है ये उससे बहुत ज़्यादा होता है जिन कंट्रीज़ को वो एड देता है, ठीक है, कि जो जिन कॉटन कंट्रीज़ को वो एड देता है जितनी उससे ज़्यादा वो जो सब्सिडीज़ हैं वो अपने फार्मर्स को देता है, ठीक है। इस वजह से ये होता है कि जो दूसरी कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं थर्ड वर्ल्ड में, उन कंट्रीज़ के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो अमेरिकन कॉटन ग्रोअर्स को कम्पीट कर सकें। ज़ाहिर है नॉर्थ अमेरिका के जो कॉटन ग्रोअर्स हैं उनको गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ दे रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। तो जो दूसरे कॉटन ग्रोअर कंट्रीज़ हैं उनके फार्मर्स के लिए मुश्किल हो जाता है नॉर्थ अमेरिकन कॉटन ग्रोअर्स को कम्पीट करना। तो ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। और लास्ट वन इज़ अनफेयर प्राइसेस। अनफेयर प्राइसेस किस तरह से कि जो प्रिमिटिव इकोनॉमीज़ थी पुअर कंट्रीज़ की कैन यूजुअली सेल प्राइमरी प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है कि जो पुअर कंट्रीज़, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं वो क्या सेल करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्ट्स होती हैं, रॉ मटेरियल होती हैं, जो फूड होता है वो भी अनप्रोसेस्ड फूड होता है, ठीक है। अब prices of these commodities tends to be unstable, rising and falling rapidly because of changing consumer taste और market condition elsewhere in the world। अब ये जो प्राइसेस हैं ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइसेस भी जो है वो बढ़ जाती हैं, डिमांड कम हो तो प्राइसेस भी कम हो जाती हैं। अब यहाँ पर क्राइसिस क्या है, होता क्या है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वो ये है कि जो डेवलप कंट्रीज़ क्या करते हैं कि वो फार्मर से ये ग्रीन बीन्स की एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दी हुई है,
वो ख़रीद लेते हैं, ठीक है, एंड शिप देम टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, उन्हें यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में ले जाते हैं, वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड एंड फ्रीज ड्राइड एज दे कैन स्टोर बीन्स फॉर लॉन्ग टाइम। कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कुड अर्न मोर फॉर देयर क्रॉप इफ़ दे कुड प्रोसेस इट देमसेल्व्स। जो ग्रीन बीन्स होते हैं ना, जिससे कॉफ़ी बनती है, अब वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जिन फार्मर से लेकर आते हैं, उनसे तो वो सिंपल बीन्स लेकर आते हैं ना, लेकिन जब वो अपने कंट्रीज़ में नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर वो उनके पास टेक्नोलॉजी होती है जिससे वो उसे उन बीन्स को प्रोसेस्ड करते हैं फर्दर, ठीक है, उनको फ्रीज ड्राइड करते हैं, उनको प्रोसेस्ड करते हैं, जो कि आगे कॉफ़ी बनाने के लिए काम आती है। तो अबाउट 25 मिलियन फार्मर्स वर्ल्ड वाइड डिपेंड्स अपॉन द कॉफ़ी बीन्स फॉर देयर इनकम। ये जो कॉफ़ी बीन्स हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आ रहे हैं, तो 25 मिलियन फार्मर्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब प्राइस जो है वो बैडली कोलैप्स हो गई है। 1 लाटी जो आप कॉफ़ी पीते हैं उसका समझें कि योर फेवरेट कॉफ़ी बार इक्वल्स अ फार्मर्स वीकली सैलरी। जो आप एक कॉफ़ी पीने में, एक कप कॉफ़ी का पीने में लगाते हैं और वहाँ पर पे करके आते हैं आप किसी भी कॉफ़ी कैफ़े के अंदर, तो वो उस बेचारे गरीब फार्मर की वीकली सैलरी होती है, ठीक। तो मोस्ट ऑफ़ यू पे गोज़ टू कंपनी। अब क्यों होता है कि जो आप पे करते हैं ना, उसका तकरीबन किसको जाता है? कॉफ़ी कंपनी को, मतलब उस कंपनी को जाता है जो उनसे ग्रीन बीन्स को लेकर प्रोसेस्ड और ड्राई करते हैं, ठीक है, और अपने ब्रांड का नाम, अपना ब्रांड नेम वहाँ पर लगा देते हैं, ठीक। उस कंपनी को ज़्यादा जाता है, ठीक। कॉफ़ी इंडस्ट्रीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 60 बिलियन इंडस्ट्री, कॉफ़ी इंडस्ट्रीज़ 60 बिलियन इंडस्ट्री। तो ये 60 बिलियन डॉलर जो है ये कॉफ़ी इंडस्ट्री कमा रही है, जिसमें से सिर्फ 9% जो है, 9% एक्चुअली गोज़ टू द पीपल ग्रोइंग द बीन्स। ये उन लोगों को जाता है जो अपने हाथों से उन बीन्स को उगाते हैं, ठीक। तो फार्मर को क्या होता है कि सिर्फ उसका 9% जाता है, बाकी का हम कह सकते हैं कि जो 91% है वो उस कंपनी को जाता है जो उन गरीब फार्मर से बीन्स ख़रीद कर उनको प्रोसेस्ड कर आगे ब्रांड नेम लगा कर आगे सेल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अनफेयर प्राइसेस भी ग्लोबल जो फाइनेंशियल क्राइसिस है इसका एक पार्ट है। और यही वजह है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनमें भी, अब इमर्जिंग जो मार्केट्स हैं उसमें भी यूएस जो है वो कम्पीट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चाइना अब एक इमर्जिंग मार्केट है, लेकिन यूएस की कोशिश यही है कि चाइना अपनी जो करेंसी है उसको फ्री फ्लॉट कर दे। जब वो फ्री फ्लॉट करेगा तब यूएस जो है वो उसको कम्पीट कर सकेगा, और चाइना इमर्ज एज़ अ इकोनॉमिक पावर इमर्ज नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे। तो आई थिंक नाउ यू आर क्लियर विद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। दीज आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट।